हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हमने रेंज के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट मेथड। आगे मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। पिछली बार जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिया था, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी एक हमारे पास फैक्टर कॉमन नहीं था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उसके लिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन यहाँ पे क्या आ रहा है कि सब जगह डिफाइन है, सिर्फ x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस टू पर डिफाइन नहीं है। तो डोमेन आ गया हमारे पास r माइनस वन कॉमा माइनस टू। अब ये वैल्यू डोमेन निकालने के बाद ये वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। ध्यान रहे, डोमेन निकालने के बाद कैंसिल करनी है। अब हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये एक वैसा ही एग्जाम्पल बन गया जो हमने अपन लोगों ने पीछे किया था प्रीवियस क्लास में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वापस वही y की x की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू हमारे पास y की फॉर्म में ये आ गई। अब हम इसका डोमेन निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन का डोमेन निकालेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन हम y में निकाल रहे हैं, तो y इज़ नॉट इक्वल टू वन के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू वन नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू x की वैल्यू वन कैंसिल कर दी थी, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर तो लग रहा है कि x की वैल्यू वन हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में x कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो जब x इक्वल टू वन होगा तब y की वैल्यू क्या आएगी, वो हमको यहाँ पर हटानी होगी, क्योंकि x कभी वन हो नहीं सकता। और अगर x वन होगा तो वो वैल्यू यहाँ से हमको हटानी होगी। तो x की वैल्यू वन यहाँ रखने पर, x की वैल्यू यहाँ वन रखने पर ये वैल्यू आ रही है टू बाई थ्री। तो x की वैल्यू वन यहाँ हम रख रहे हैं, तो उसकी जब वैल्यू y की वैल्यू आ रही है टू बाई थ्री, तो एक्चुअल में x वन नहीं है। तो अगर x वन नहीं है तो y क्या नहीं होगा, टू बाई थ्री नहीं होगा। तो हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन की रेंज आएगी वो क्या आएगी, एक तो y वन नहीं हो सकता और एक y टू बाई थ्री नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो रेंज कितनी आ गई, y बिलोंग्स टू r माइनस वन कॉमा टू बाई थ्री। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आया। इसी तरह के हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, रेंज के अलग अलग मेथड होते हैं। हम हर क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि उसी मेथड से करें, अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कई मेथड से हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड से भी होते हैं। तो ये हमको इसलिए सारे मेथड सीखने आवश्यक हैं, ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ, टाइप पे। रेंज निकालने का एक और हमारे पास टाइप होता है बाय यूजिंग डी वाई डी एक्स या मोनोटोनोसिटी। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हमने मान लिया कि एक्स वन कॉमा एक्स टू में कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफाइन है। यहाँ पर हमको एक्स वन से एक्स टू क्लोज में इसकी रेंज निकालनी है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, हम क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो सिर्फ एक या दो पॉइंट पे होना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पर फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेफ्ट से राइट जाने पर एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट, यानी एक्स की वैल्यू छोटे से बड़े जाने पर वाई की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होता है डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इसमें इक्वल टू अगेन वो एक या दो पॉइंट पे ले रहे हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी ये जो चैप्टर है मोनोटोनिसिटी, एक आगे जाके एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम सिर्फ इतना सा ही पढ़ रहे हैं इस केस में यहाँ पर, कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, और जब डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे आएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। y इक्वल टू मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। इसका हम इस मेथड से निकालेंगे रेंज। यहाँ पर हम x ले रहे हैं जीरो से थ्री के बीच में, इसके x जब जीरो से थ्री है तब हमको रेंज निकालनी है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव आ गया फोर एक्स माइनस फोर, फैक्टर इसके क्या हो गया फोर इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसका हम साइन सिस्टम बनाएंगे एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का साइन सिस्टम क्या आया, वन पर, वन से जीरो से थ्री के बीच में बनाना है, तो जीरो से थ्री के बीच में बनाना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है वन, वन आ गया, वन से बड़े के लिए पॉजिटिव है और वन से छोटे के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एफ डैश एक्स है जीरो से वन में नेगेटिव है, यानी डिक्रीजिंग होगा ग्राफ, और वन से थ्री में ही पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग होगा। यहाँ इंक्रीजिंग होगा और यहाँ डिक्रीजिंग होगा ग्राफ। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, थ्री, एफ वन पर वैल्यू क्या आ रही है, वन,
और 3 पर वैल्यू क्या आ रही है 13। ठीक है, अब अगर हमारे को इसकी रेंज निकालनी है, बिना ग्राफ बनाए अगर रेंज निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो रेंज क्या हो जाएगी? F1 से F0 क्लोज। उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में हम क्या लिखेंगे? F1 पहले लिखेंगे और F0 बाद में लिखेंगे। क्यों डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है? डिक्रीजिंग में पहले ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो y की वैल्यू ये वाली छोटी होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी? 0 पर वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, और 1 पर वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अभी मैं ग्राफ से और एक्सप्लेन करूंगा। तो F1 से F0 होगा, और यहाँ पर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो यहाँ पर रेंज क्या होगी? F1 से F3 होगी। तो F1 से F3 होगी। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? यूनियन। ये हमारा फाइनल रेंज आ जाएगा। तो F1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? F1 पर हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, और F0 पर वैल्यू 3 आ गई, और F3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हमने कैलकुलेट किया 13 आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो इसकी कॉमन जो हमारे पास यूनियन लेने पर फाइनल जो रेंज आ रही है 1 से 13 आ रही है। ठीक है, अब इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। 0 से 1 में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 0 पर वैल्यू क्या थी? 3, तो 3 से ग्राफ स्टार्ट होगा और 1 तक डिक्रीज होगा। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो 1 तक ये डिक्रीज होगा। ये y इक्वल टू 1 तक डिक्रीज होगा, x इक्वल टू 1 पर। ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि ये डिक्रीज होना था। 1 से लेकर 3 तक ये इंक्रीज होगा। 1 पर वैल्यू y की 1 थी और 3 पर वैल्यू 13 है, तो ये इंक्रीज होगा। तो 1 से लेकर y इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 के बीच में ये y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 13 तक जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। ये इसका ग्राफ बन गया। अगर हम ग्राफ से भी देखें तो रेंज क्या आ रही है इसकी? अगर हम y एक्सिस पर इसकी शेडो लें या प्रोजेक्शन लें तो 1 से 13 तक जा रहा है, जो कि हमारा आंसर है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल 2 है f(x) x³ बाई 3 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2 x बिलोंग्स टू 0 से 4 में इसकी रेंज निकालनी है। तो हम अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव किया तो x² आ गया माइनस 4x आ गया प्लस 3 आ गया। इसके हमने फैक्टर कर लिए, x माइनस 1 x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए। साइन सिस्टम बनाएंगे हम f' का। यहाँ पर फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 आ गए, और 0 से 4 के बीच में निकालना था। 0 1 3 4 पर हमने मार्क कर दिया। यहाँ पर हमने साइन सिस्टम बनाया तो प्लस माइनस प्लस बन रहा है, यानी यहाँ तो इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा, और यहाँ अगेन इंक्रीज होगा। तो हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। F0 पे वैल्यू निकाली हमारे पास। F0 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। F1 पर हम वैल्यू निकालेंगे, आप रख के निकालें। तो ये 1 पर मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है 10/3। 3 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 4 पर वैल्यू 10/3 आ रही है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में रेंज क्या होगी? F0 से F1, और 1 से 3 में डिक्रीज हो रहा है तो रेंज क्या होगी? F3 से F1, और यहाँ अगेन इंक्रीज हो रहा है तो रेंज क्या होगी? F3 से F4। और इन सब का हम यूनियन ले लेंगे। तो ये वैल्यू रख के मैंने यूनियन लिया, तो हमारे पास इसका जो फाइनल रेंज आ गई वो क्या आ गई? 2 से 10/3। और अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा 2 से 10/3 तक जाएगा। तो 2 से 10/3 तक जा रहा है। फिर 1 से 3 पर ये डिक्रीज करेगा, तो 1 पर वैल्यू 10/3 थी y की, और 3 पर वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो 1 से 3 पर डिक्रीज हो गया, नीचे आ गया, 2 पर आ गया। और 3 से 4 पर हम देखें तो अगेन इंक्रीज कर रहा है, तो 3 पर वैल्यू 2 थी और 4 पर वैल्यू 10/3, तो ये अगेन 10/3 तक इंक्रीज करेगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया 2 से लेकर 10/3 के बीच में। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं और इस तरह से इसकी रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, इसी का। हमारे पास y इक्वल टू ln है, x² प्लस 4x प्लस 8 है, x बिलोंग्स टू 1 से 4 दे रखा है। इसके हमारे को रेंज निकालनी है। तो इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इसका, क्योंकि लॉग है तो डोमेन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। d जब नेगेटिव होता है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो x² प्लस 4x प्लस 8 हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो लॉग हर जगह डिफाइन है। तो हर जगह डिफाइन है, तो यानी इस इंटरवल में भी डिफाइन है। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो y डैश निकाला, तो y डैश निकालने पर हमारे पास ये आ गया x² प्लस 4x प्लस 8 इंटू, दोबारा करूँगा तो 2x प्लस 4 आ गया। इसका मैंने फैक्टर किया तो ये आ गया। यहाँ पर d निगेटिव है नीचे वाले का, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। अभी हमने कहा था क्योंकि इसकी वैल्यू ये 1 है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ओपन अपवर्ड बनेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, और हमेशा d निगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा।
तो ये डी निगेटिव है, और यहाँ पर x+2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, -2 आ गया। हमें इस इंटरवल में निकालना है, तो 1 से 4 में -2 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, इसका f' का साइन, और -2 से पहले निगेटिव रहेगा, तो -2 से पहले हमको निकालना भी नहीं है ये। तो अगर हम देखें कि 1 से 4 में पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो 1 से 4 में इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, F1 से F4 हो जाएगा। F1 पर वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो ln 13 आ रही है, 4 पर ln 40 आ रही है, तो ये इसकी रेंज आ गई। इसी तरह से बच्चों हमारे पास एक और मेथड होता है छठा, रेंज ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ फंक्शन स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी रेंज हमें पहले से ही पता होती है, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे sin x और cos x हैं, हम इनकी रेंज जानते हैं -1 से 1 होती है। सिमिलरली a sin x प्लस b cos x एक होता है, 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसकी रेंज फिक्स होती है, क्या होती है, -√a² प्लस b², इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम का रूट, माइनस से लेकर प्लस तक क्लोज में होता है, इसकी रेंज होती है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, अगर याद नहीं है तो याद रखें। sin² cos² x ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब मैं अगेन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y = log, ये एक एक्सप्रेशन है log of 11 - 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी हमको रेंज निकालनी है। तो अभी बच्चों हमने देखा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, -(a² प्लस b² के रूट से प्लस (a² प्लस b² का रूट। तो इस एक्सप्रेशन की रेंज क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस रूट प्लस तक होती है, तो यानी -5 से 5 तक होती है। तो बच्चों इसकी खाली 3 sin x प्लस 4 cos x की जो रेंज है वो -5 से 5 के बीच में है। तो इसकी पूरे की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जब इसको -5 रखूँगा या 5 रखूँगा तो 11 - 5 क्या हो जाएगा, 6। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी इसकी जो रेंज आएगी log 6 आएगी वैल्यू पूरे की। तो log 6 से एक बार मैंने इसको 5 रख दिया ये वाला, और एक बार -5 रख दिया, तो 5 रखने पर ये क्या आ गया, ln 6 आ गया, और 5 रखने के बाद -5 रखा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ln 16। तो इससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया इसकी रेंज की आ गई ln 6 से ln 16। तो बच्चों कुछ अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसको अगर हम याद रखते हैं तो हम उससे क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और मेथड है, 7th मेथड है। 7th मेथड क्या है हमारे पास, बाई यूजिंग AM > GM, यानी इनइक्वलिटी का हम यूज कर रहे हैं, AM GM वाली इनइक्वलिटी जो 11th में हमने पढ़ी थी उसका यूज करके हम निकाल रहे हैं। तो उसका यूज करके हम रेंज कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार IIT में भी आ चुका है, इस टाइप का आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वो थोड़ा मिलता जुलता था। y = √(x² + x) है प्लस 4/(x² + x) है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको एक तो ध्यान रखना है कि जिस पर हम AM GM लगा रहे हैं, यानी ये जो क्वांटिटी है इस पर और इस पर हम AM GM लगा रहे हैं, तो x² + x की जो वैल्यू है रूट में, ये हमेशा हमारे पास 0 से इन्फिनाइट होगा, तभी हम AM GM का यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू हम जानते हैं, रूट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती रूट के अंदर की क्वांटिटी वगैरह, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। ऐसे ये भी जब ये 0 से इन्फिनाइट जा रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 से इन्फिनाइट जाएगा। तो यहाँ पर हम AM और GM लगा सकते हैं। अब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर अप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों नंबर का AM क्या हो जाएगा, एक नंबर इसको माना मैंने और दूसरा नंबर इसको माना, इन दोनों का AM क्या हो जाएगा, एडिशन कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। GM हम कैसे निकालते हैं, GM में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर क्या ले लिया, 1/2। किसी भी 3 नंबर का अगर हमको GM निकालना है या 2 नंबर का GM निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अगर हमको 3 नंबर का निकालना होता है तो A × B × C की पावर 1/3 GM होता है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है। तो वैसे यहाँ 2 नंबर थे तो इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर हाफ कर दिया, ये GM हो गया। और हम जानते हैं कि AM हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है GM से, तो ये दिस AM इज > GM। अब x² + x प्लस 4/√(x² + x), ये 2 को वहाँ ट्रांसफर कर दिया, कट गया, 4 का रूट क्या हो गया, 1/2, और 2 कितनी आ गई, वैल्यू 4 आ गई। सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू 4 आ गई, यानी ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसकी > करके 4 वैल्यू आ गई, यानी ये एक्सप्रेशन 4 से इन्फिनाइट तक रहेगा क्लोज। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 4 से इन्फिनाइट।
बच्चों ये रेंज निकालने के कुछ मेथड थे, 7 मेथड मैंने बताए हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हम किस किस मेथड से कर सकते हैं ये हमको थोड़ा सोच सोच के अपने आप करना होगा। अगले लेक्चर में मैं कुछ और एग्जाम्पल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूँगा जिसमें इन मेथड्स का यूज होगा और उसमें हम रेंज निकालना सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे कि रेंज पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। अभी तक इतना ही।